हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी। लास्ट क्लास में हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात की थी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, और हमने बताया था सैकरीन जो होता है वो सुक्रोज की तुलना में लगभग 550 से 600 गुना अधिक मीठा होता है। ऐसे ही एस्पार्टम, एलिटम, इन सब की भी बात हमने की थी। फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की थी कि जो भी चिप्स वगैरह मार्केट के अंदर मिलते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट के अंदर मिलते हैं, ये किस तरह से हम सेफ़ रख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की हेल्प से। उसके बाद हमारा टॉपिक था फूड कलर्स को लेकर के कि किस तरह से जो खाद्य रंग होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं भोजन को रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए। फिर हमारा टॉपिक था सोप का, कि सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ये सफाई करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसमें से हमने सोप की बात की थी कि ये फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो हमने बताया था कल आपसे कि ये फैटी एसिड्स यानी कि उच्च वसा अम्लों के या तो सोडियम लवण होंगे और या फिर होंगे पोटेशियम लवण। ठीक है, तो ये तो हुआ सोप के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत। फिर हमने बात किया था एक सपोनिफिकेशन के बारे में कि साबुन का निर्माण किस तरह से होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी बात की थी। और उसका बनाने का जो प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल वगैरह पे कैसे बनाया जाता है, तो हमने ये दोनों बात भी वहाँ पे की थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप, यानी कि किस तरीके से जो है हम साबुन की मदद से अपमार्जन की क्रिया करेंगे। देखो, कपड़े धोने की जो प्रक्रिया होती है, क्लीनिंग प्रोसेस की जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से साबुन से जो है हम कपड़े धोने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये तो पता है कि जो साबुन का स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं उसके अंदर? 2 भाग। जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बोला था कि ये होता है RCOONA, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना उसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 भाग है, जिसमें से ये R एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये जो भाग है इसका, ये भाग कैसा है, इसका आयनिक भाग है। तो इस वाले सिरे को, जो लंबी आपके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा है, इसको हम जल विरोधी सिरा, हाइड्रोफोबिक एंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जल विरोधी होता है, यानी कि जल से दूर भागता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आयनिक सिरा इसका है, ये जल आकर्षित सिरा होता है या हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो जल की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो देखा जाए तो साबुन की संरचना के अंदर 2 भाग हैं। एक है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो कैसी होती है, अध्रुवीय। और जो एक सेंटेंस हमें याद होगा, हम कहते हैं हमेशा समान समान को घोलता है। तो इसी सेंटेंस को आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो अध्रुवीय सिरा है वो कैसा होगा, जल विरोधी सिरा होगा, क्योंकि जल तो ध्रुवीय होता है। दूसरा क्या होता है, लवण के समान ध्रुवीय सिरा। तो ये ध्रुवीय सिरा है आपका, जो जल में कैसा होता है, विलेय, क्योंकि जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय सिरा जल में विलेय और अध्रुवीय सिरा जल में अविलेय रहेगा। यह शीर्ष भाग भी कहलाएगा आपका, क्योंकि ये कहाँ पर है, आगे की तरफ है, तो उसको शीर्ष भाग भी बोल देते हैं। और ये कैसा है, जल आकर्षी। तो जैसे कि सोडियम स्टीरेट, ये साबुन की प्रकृति की बात की हमने, एक साबुन है सोडियम स्टीरेट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई यहाँ से आपको कि जो साबुन होगा, उस साबुन के अंदर 2 सिरे होंगे, 2 भाग होंगे, एक जल विरोधी और एक जल आकर्षी। आगे देखते हैं इसको। ये देखो, यहाँ पे आपको 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है आपको, जल विरोधी, और एक ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है आपको, जो है जल आकर्षी। तो ये वाला हिस्सा तो क्या है, पानी के अंदर घुलनशील होता है, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, पानी में अघुलनशील रहता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये सिरा जो है वो जल से दूर भागता है। फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब क्या होता है, डर, यानी ये पानी से डरता है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, यानी आकर्षी। तो ये लविंग, आकर्षी होता है, तो ये जल की तरफ आकर्षित होता है ये वाला सिरा, और ये जल से दूर भागता है। तो देखो, कंपेयर कर लो स्ट्रक्चर को, पता चल जाएगा। इतना स्ट्रक्चर जो हमारा है वो तो कैसा है, ये हाइड्रोफोबिक, और यहाँ वाला जितना स्ट्रक्चर है हमारा, ये कैसा दिख रहा है आपको, हाइड्रोफिलिक। क्लियर कर देते हैं इसको, देखो अच्छे से। ये वाला सिरा जो है वो तो कैसा है, इसका हाइड्रोफिलिक जैसा है, और ये इतना सिरा कैसा है, इसका हाइड्रोफिलिक जैसा है। समझ में आ गया सबसे? तो देखिए, 2 तरह के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पार्ट्स हो गए, एक हाइड्रोफोबिक हो गया और एक हाइड्रोफिलिक हो गया। या ऐसे याद रख लो, एक जल विरोधी सिरा हो गया और एक जल आकर्षी सिरा हो गया। इसी को अध्रुवीय भाग भी बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन वाले को, और इसको हम ध्रुवीय भाग भी बोल रहे हैं। क्लियर? इसको हम हेड भी, टेल भी बोल देते हैं, पूंछ, और इसको हम शीर्ष भी बोल देते हैं, हेड भी बोल देते हैं। ये किसकी बात हुई, साबुन की संरचना की। अब ये अपमार्जन क्रिया कैसे करता है,
तो ये देखिए ये अपमार्जन क्रिया कैसे करता है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, साबुन के विलयन के अंदर किसी भी गंदे कपड़े को भिगोया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो साबुन के अणु होते हैं ये गोलाकार रूप में एकत्रित होकर के क्या बना लेते हैं, मिसेल। देखो ये साबुन के अणु हैं, बताया था अभी हेड एंड टेल वाला स्ट्रक्चर ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे हेड एंड टेल वाले स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इन्होंने एक गोलाकार संरचना बना ली है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो गोलाकार रूप में एकत्रित होकर के इन्होंने संरचना बनाई है, इसी को क्या नाम दिया गया है, मिसेल बोला गया है। और इसमें क्या होता है, जो अध्रुवीय भाग होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा, ये देखो पीछे वाली जो टेल वाला सिरा होगा ये सब आपको अंदर की तरफ दिख रही है ना। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है या आपका जो अध्रुवीय भाग होता है वो तो तेलीय अशुद्धि या ग्रीस की ओर रहता है, क्योंकि तेलीय अशुद्धि है वो भी कैसी होगी, हाइड्रोकार्बन नेचर की होगी, तो वो भी कैसा रहेगा, उसके साथ ही अटैच्ड रहेगा, इसलिए समान की तरफ आकर्षित हो जाता है। और ध्रुवीय भाग जो होता है, आयनिक सिरा, ये कहाँ रहेगा, जल में विलय, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, पानी। तो ये क्या है, आपका जो ध्रुवीय भाग है बाहर की आगे की तरफ जो इसके हेड है, ये हेड्स कहाँ रहेंगे, इसके पानी की तरफ रहेंगे, तो इसलिए ध्रुवीय भाग कहाँ रहेगा, इसका जल में विलय रहेगा। और हाइड्रोकार्बन सिरा अंदर की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है। वो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जितने भी है वो सारे कहाँ हैं, अंदर की ओर, और आयनिक सिरा जितने भी है वो सब कहाँ हैं, बाहर की ओर। और इस प्रकार से इन्होंने क्या बना ली, एक मिसेल संरचना बना ली। ओरिजिनली मिसेल्स कैसे दिखाई देते हैं, ओरिजिनली मिसेल्स ऐसे दिखाई देते हैं हमें। अभी नेक्स्ट क्या है कि जब ऐसा हो गया कि भाई आपने कहा कि ये जो भी आपकी सरफेस है, मान लो ये क्लोथ की सरफेस है और इसके ऊपर आपके ये हाइड्रोफोबिक सिरे, हाइड्रोफिलिक सिरे इस तरह से आकर के अटैच्ड हो गए, क्योंकि जो टेल है वो तो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, यानी कि आप कह सकते हैं जल विरोधी है। और ये गंदगी भी कैसी है, ये तेलीय हिस्सा भी कैसा होगा, जल विरोधी ही होगा। तो जल विरोधी हिस्सा जल विरोधी हिस्से के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो कैसा है आपका, जल आकर्षी, इसलिए किसकी तरफ रहेगा, पानी की तरफ रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि देखो अट्रैक्शन ऑफ द हेड एंड ऑफ अ सोप, यानी कि क्या होगा कि जो कपड़े पे जो भी गंदगी होती है उस गंदगी को जो जल आकर्षी सिरा है, पानी क्या करेगा, पानी आपके ये जो हेड एंड टेल्स यहाँ पे इस तरह से अटैच्ड हो चुके हैं, ये इस तरीके से। तो अब पानी क्या करता है, पानी क्या करेगा, आपका इस हिस्से को बाहर खींचेगा। कौन से हिस्से को बाहर खींचेगा, इसको, क्योंकि ये आयनिक सिरा है और आयनिक सिरे को कौन पकड़ के खींच रहा है, जल बाहर खींच रहा है, क्योंकि जल कैसा है, खुद भी आयनिक है या बोल दो ध्रुवीय है। तो जल इसको बाहर खींचेगा, तो अगर इसको बाहर खींचेगा तो ये जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा जो है, यानी आयनिक सिरा जो है आपका हेड वाला, ये बाहर की तरफ खींचेगा। अगर ये बाहर की तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है किसको बाहर खींचेगा, इस हाइड्रोफोबिक टेल को भी बाहर खींचेगा, यानी पूंछ को भी बाहर खींचेगा। और अब पूंछ किससे अटैच्ड हो चुकी है, इस गंदगी से अटैच्ड हो चुकी है, तो ये पूंछ किसको बाहर खींचेगी, इस गंदगी को बाहर खींचेगी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कपड़ा जो है वो आपका क्लीन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो इसने बता रखा है कि एक गंदगी का जो अणु है उसके ऊपर किस तरह से मिसेल बना हुआ है और मिसेल उसको सतह से क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है। क्लियर। तो देखो इसको यहाँ पे क्या लिखा है कि जब कपड़े को रगड़ा जाता है या खंगाला जाता है तो ये मिसेल कपड़े की सतह से छूट जाते हैं, और कपड़े की सतह से जब छूट जाएंगे और इसी प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो सारे मिसेल छूट करके वहाँ से अलग हो जाएंगे और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब समान आयन निकट आने के कारण ये मिसेल एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सब में बाहर की तरफ कौन सा सिरा होगा, आयनिक सिरा होगा। तो आयनिक सिरा आयनिक सिरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों ही समान प्रकृति के हैं। और हमेशा हम जानते हैं इस चीज़ को कि क्या होता है, जो समान प्रकृति के आयन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इस प्रकार से साबुन अपमार्जन की क्रिया होती है, यानी मिसेल बनने के दौरान या मिसेल बनने के द्वारा ही क्या होता है, कपड़े को साफ किया जा सकता है। ये देखिए इसके अंदर और समझा रखा है आपको कि आगे वाला जो ये हेड है वो तो है आयनिक हेड, ये वाला आपका है कोवेलेंट टेल। तो यहाँ देखो सरफेस यानी कि सतह जो है कपड़े की उस पर क्या लगी हुई है, ये मान लो ग्रीस लगा है या तेल, ये हिस्सा जो भी लगा है उस पर क्या होगा, धीरे धीरे ये साबुन के जो अणु दिख रहे हैं आपको, ये साबुन के अणु उस पर आकर के अटैच होंगे। और अटैच किस तरह से होंगे कि टेल कहाँ रहेगी इनकी, जो हाइड्रोफोबिक टेल है इनकी वो तो रहेगी सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि ग्रीस वाला हिस्सा भी कैसा है, ग्रीस वाला हिस्सा भी हमारा कैसा है, तेलीय नेचर का है, या आप ये बोल दीजिए अध्रुवीय प्रकृति का है। और इसी तरीके से जो आपका ये साबुन है इसमें ये जो कोवेलेंट टेल है ये भी कैसा है, ये भी आपके अध्रुवीय प्रकृति का है। तो समान की तरफ आकर्षित हो गया। अच्छा, ये जो हेड है ये आयनिक है, इसलिए ये कहाँ है,
पानी की तरफ है। और धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ये जो भी हिस्से हैं अगर आप इनको रगड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से मिसाइल्स बना करके गंदगी को वहाँ से दूर कर देंगे और इस तरह से हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। वैसे 10th क्लास के अंदर आप लोग आराम से पढ़ चुके होंगे ये क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है साबुन वगैरह का, बट फिर भी हम इसको आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, साबुन की, कि साबुन किस तरीके से अपमार्जन क्रिया करता है। अब आती है बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स की। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स का मतलब क्या है, मार्केट में देखते हैं आप लोग अलग अलग प्रकार के सोप मिलते हैं, बाथिंग सोप अलग होता है, कपड़े धोने का सोप अलग होता है ना। तो ये सारे सोप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक इनको देख लेते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। देखो ये एक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग सोप। फ्लोटिंग सोप तैरने वाला साबुन, इनको बनाते समय क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ मात्रा में जो वायु होती है उसको प्रविष्ट करवा देते हैं ताकि ये साबुन क्या होते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ये कौन से सोप हैं, ये दोनों ट्रांसपेरेंट सोप हैं। पियर्स कैट देखते हैं ना अपन लोग, हाँ वही। तो मम्मी जिसको देखने से उनका दिन अच्छा हो जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही वाला। ठीक है, तो ये पियर्स का सोप है और ये दूसरा सोप है आईवी का। इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट सोप है। और ट्रांसपेरेंट सोप क्या होता है, जिसके आर पर देखा जा सकता है। तो इनमें से क्या हो जाता है, अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कैसा सोप है आपका, ये मेडिकेटेड सोप है। मेडिकेटेड मतलब जो औषधीय गुण रखता है सोप। और औषधीय गुण क्यों रखता है, तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के मतलब लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ा था ना। वहाँ पे एक टॉपिक आया था हमारा बाईथायोनल। और हमने कहा था कि कोई भी जो साबुन होता है जिसमें औषधीय गुण प्रविष्ट करवाने होते हैं तो उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, कंपाउंड मिलाया जाता है, वो होता है बाईथायोनल। तो जितने भी औषधीय गुण होते हैं साबुनों के अंदर वो बाईथायोनल की वजह से होते हैं। अब ये कौन से सोप है, ये लॉन्ड्री सोप यानी जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं वो। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोप्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है किसके बारे में, सोप वाले टॉपिक के बारे में कि साबुन क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी, डिटर्जेंट्स की, कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो ये डिटर्जेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं अब, डिटर्जेंट्स का, कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। देखो डिटर्जेंट्स या अपमार्जक, प्रकृति इनकी साबुन जैसी ही होगी क्योंकि कार्य भी ये साबुन के जैसा ही करेंगे, लेकिन फिर भी ये साबुन से हटकर है। या आप इसको बोल रहे हैं यहाँ पे साबुन विहीन साबुन, क्योंकि साबुन नहीं है ये, लेकिन फिर भी कार्य किसकी तरह करते हैं, साबुन की तरह ही कार्य करते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो देखिए। साबुन की जहाँ पे आपने बात की थी, आपने कहा था कि वो क्या होते हैं, वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, ये बात की थी हमने कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं डिटर्जेंट्स, ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, यानी जिनके अंदर आर तो होगा, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके अंदर आर में कार्बन के नंबर ज़्यादा भी होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाते हैं। तो ध्यान देना, साबुन कहलाते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। ये देखो मार्केट के अंदर अलग अलग डिटर्जेंट्स मिलते हैं, टाइड, सर्फ एक्सल, घड़ी, निरमा, है ना। तो ये सारे क्या हैं, डिटर्जेंट्स हैं। ये देखिए क्या बोला अभी अपन ने कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल के या सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को देख करके समझते हैं कि किस तरीके से डिटर्जेंट्स बनते हैं। देखो अपमार्जक वास्तव में लंबी श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अब कैसे बनाएंगे इनको, तो एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एक लॉरेल एल्कोहल। इस लॉरेल एल्कोहल में कितने कार्बन्स दिख रहे हैं आपको, देखो 1, 10, 11 और 1, 12, तो हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा। ठीक है, फिर इस पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको OH यानी एल्कोहलिक समूह। ये क्या लिया है हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया इस सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सल्फोनीकरण हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से ये बाहर निकल गया H2O। H2O बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बंध बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को बॉन्ड बना हुआ, तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या बना है, लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आपने एक पूरा सा समूह लगा दिया यहाँ पे, तो ये बन गया आपका लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो यहाँ पे जो ये H है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय,
इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो ये अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया आप किससे करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा आपका? यहाँ से OH आयन जो है OH माइनस, वो इस H+ के साथ में -H2 यानी यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और Na कहाँ आकर के जुड़ जाएगा? Na इस O- से आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? देखो इस रिएक्शन को आराम से देख लेना एक बार अच्छे से वापस से, किसमें क्या कर रखा है हमने स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने अल्कोहल लिया, उसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, H2O बाहर निकाला। फिर यहाँ पे हमने इस H+ को सब्सटीट्यूट करवाया किससे? Na+ आयन से। तो ये क्या बन गया? सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? डिटर्जेंट है। क्या है ये? डिटर्जेंट। समझ में आ गया? तो ये डिटर्जेंट बन गया। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका व्यापारिक नाम होता है ड्राफ्ट। क्लियर? आगे देखते हैं। और ये देखो, ये ड्राफ्ट होते हैं, इसके कुछ इस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं और ये ड्राफ्ट जो होता है ये मार्केट में डिटर्जेंट के फॉर्म में इस तरीके से अवेलेबल होता है। आगे समझ में बात सबको? इस तरीके से क्रिस्टल्स होते हैं ड्राफ्ट के। अब अगला देखिए क्या है? डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। डोडेकाइल का मतलब कितने कार्बन हो गए? 12 कार्बन, 11 और एक 12 कार्बन। ठीक है। फिर बेंजीन, और ये क्या है? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल अलग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अलग होता है। दोनों के बीच के डिफरेंस क्लियर रखना। 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन उसमें क्रियात्मक समूहों की फंक्शनल ग्रुप की पूरी सारणी है आप लोगों के पास। सबसे पहले ही फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे SO3H लिखा हुआ होगा। वापस जाकर के रिकॉल कर लेना अच्छे से। 11th क्लास के जितने भी बेसिक्स हैं अपने, उनको एक बार वापस से पढ़ लेना। जो जो टॉपिक्स आपको समझाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल करते रहना। ठीक है। तो सल्फोनिक अम्ल अलग है, ये बनेगा आपका सल्फोनिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग है, वो क्या होता है? H2SO4। तो दोनों के ही डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे कौन सा काम में आ रहा है? ये वाला सल्फोनिक अम्ल। चलिए, तो डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है, इसका भी अपन ने क्या करवाया? क्षार से अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये H+ को कौन सब्सटीट्यूट करेगा? Na+। बाहर क्या निकलता है यहाँ से? H2O। ठीक है। तो जब अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बन जाता है। और ये लवण जो है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है? डिटर्जेंट है। नेक्स्ट देखो, ये है आपका सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट पाउडर, यानी कि इसके क्रिस्टल्स इस तरीके के होते हैं और ये सभी तरह के जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर अपने को मिल जाता है। अलग अलग जो भी केमिकल्स होते हैं वो आपको अलग अलग डिटर्जेंट्स के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखो क्या है? अगला है सोडियम पैरा 1357 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है इस तरीके से। अच्छा, स्ट्रक्चर को देख लेना, अच्छे से समझ भी लेना क्या लिखा है इसने। सोडियम, तो सोडियम कहाँ है? यहाँ रहा। फिर पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? 1357। बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे ना। ये वाली श्रृंखला है लंबी कार्बन श्रृंखला, तो कहाँ से? जहाँ से वो बेंजीन से जुड़ा है वहीं से नंबरिंग होगी। तो इसलिए 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है, इसलिए क्या नाम आ गया? ऑक्टल। और 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 5 पोजीशन और 7 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? 4 मैथिल, इसलिए ये क्या हो गया? टेट्रामेथिल। फिर देखो किससे जुड़ रहा है? बेंजीन से, तो बेंजीन। और ये क्या है? सल्फोनेट। इस तरीके से बना है ये हमारा सोडियम पैरा 1357 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? नेकोलॉन होता है या सेंडामर्स भी इसको बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए हमारे डिटर्जेंट्स के कि किस किस तरीके के डिटर्जेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इनका स्ट्रक्चर भी साबुन के जैसा ही होता है, वहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। उस पर भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला थी, यहाँ पे भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। वहाँ पे भी एक आयनिक सिरा था, यहाँ पे भी क्या होगा? एक आयनिक सिरा होगा। तो यहाँ दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही होती है। अच्छा, एक आयनिक सिरा जो जल स्नेही होता है शीर्ष भाग कहलाता है, और शेष भाग लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा जो कि जल विरोधी होता है। तो देखो ये जो इसकी पूंछ है ये सहसंयोजक है हाइड्रोकार्बन वाली, और शीर्ष इसका कैसा है? आयनिक है। तो ये कैसा होता है? जल आकर्षी सिरा होता है, या जल स्नेही सिरा भी बोल सकते हो। पूंछ वाला जो भाग होता है वो चिकनाई और तेलीय अशुद्धियों में घुलनशील होता है, क्योंकि पूंछ वाला सिरा होता है सहसंयोजक प्रकृति का, और तेलीय अशुद्धियाँ
या चिकनाई भी कैसी होती है, सहसंयोजक प्रकृति की। तो इसीलिए समान होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को पकड़ करके खींच लेते हैं, कपड़े से बाहर अशुद्धियों को निकाल देते हैं। तो अपमार्जन की क्रिया भी कैसी होगी, फिर दोनों की सेम ही होगी। चलिए, ये बात हुई अब क्लीनिंग प्रोसेस की। जैसे साबुन क्लीन कर रहा है वैसे ही कौन क्लीन करेगा, डिटर्जेंट्स भी क्लीन करेंगे। तो इनकी अपमार्जन क्रिया भी साबुन के समान ही होती है। अच्छा, आयनिक अशुद्धियों को शीर्ष वाला जो जल स्नेही भाग होता है वो घुल करके हटाता है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कपड़े के ऊपर सिर्फ जो है अपने पास चिकनाई या आपकी जो तेलीय अशुद्धियाँ होती है वही होती है, आयनिक अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। तो उन आयनिक अशुद्धियों को तो कौन हटाएगा, जो जल स्नेही भाग होगा वो। और जो तेलीय अशुद्धियाँ होंगी उनको कौन हटाएगा, जो जल विरोधी हिस्सा होगा वो। और इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते तो खींचते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें रस्सा कस्सी वाला गेम होता है ना, उसमें दो ऑपोजिट टीम्स होती हैं, दो ऑपोजिट टीम्स क्या करती हैं, रस्से को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर एक ने दूसरे को खींचा है पकड़ करके तो सब फिर एक ही तरफ खींचे चले आते हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि किसी भी एक टीम का फोर्स ज़्यादा है तो दूसरी वाली जो टीम होती है वो भी पूरी की पूरी कहाँ चली जाती है, उसी की तरफ खींच करके चली जाती है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, जब जल स्नेही हिस्से को खींचता है तो जल स्नेही हिस्से से कौन जुड़ा हुआ है, जल विरोधी हिस्सा। तो जल विरोधी हिस्सा खींचेगा, जल विरोधी हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, अशुद्धियों से। तो अशुद्धियाँ भी जल विरोधी हिस्से के साथ में खींच करके कपड़े से बाहर आ जाती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहता है। और जब हाथ से रगड़ते हैं या मशीन में इसको हिलाते हैं तो गंदगी जो होती है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में हट करके कपड़े को साफ कर देती है। ये टीवी में तो आप लोग बहुत देखते होंगे ना, इस तरीके से 10 हाथों वाला पाउडर और सब कुछ। हाँ, तो वो इसी तरीके से क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट देखो ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर समझ में आ जाएगा। ये जैसे डर्टी क्लोथ है, आपका कपड़ा गंदा है और ये क्या है, उसके ऊपर आपकी गंदगी है। तो देखो सोप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, वो उसके ऊपर जाकर के क्या हो रहे हैं, इस तरीके से अटैच हो रहे हैं। ये देखो यहाँ जाकर के पहले जुड़ गए, यानी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे वो उससे अटैच होते गए अब उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और खींच करके देखिए उसने कपड़े की सतह से उसको बाहर निकाल लिया और इस प्रकार कपड़ा क्या हो गया, आपका साफ़ हो गया। तो क्लीनिंग प्रोसेस साबुन का और अपमार्जन का दोनों का सेम होता है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है। अब बात किसकी आती है, अपमार्जकों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, कि अपमार्जक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखो अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। ऋणायनी अपमार्जक मतलब कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है, यानी कि जो सफाई आप अभिक्रिया बोल रहे हो या अपमार्जन क्रिया जो बोल रहे हो उसमें कौन भाग लेगा, ऋणायनी हिस्सा भाग लेगा। ठीक है, धनायनी अपमार्जक क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर सफाई वाली क्रिया में कौन भाग लेगा, धनायनी हिस्सा भाग लेगा। और फिर क्या आता है आपका अनायनिक अपमार्जक, इसमें क्या होगा, इसमें हिस्सा कैसा रहता है, उदासीन। कैसा रहता है, इसके अंदर हिस्सा उदासीन रहता है, थोड़ी बहुत ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करता है और अशुद्धियों को वहाँ से दूर कर देता है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के हुए अपमार्जक, हमारे 3 प्रकार के। स्टेप बाय स्टेप तीनों को डिस्कशन करते हैं अपन। देखो फर्स्ट क्या है, एनायनिक डिटर्जेंट, यानी कि ऋणायनी अपमार्जक। अब ये अपमार्जक ऋणायनी अपमार्जक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्लीनिंग प्रोसेस करने वाला हिस्सा, ये जो देखो कैसा दिख रहा है आपको, ऋणायन दिख रहा है, ये कैसा हिस्सा है, ऋणायनिक, या हम बोल सकते हैं एनायनिक हिस्सा है ना, ऋणायनिक। तो यही हिस्सा क्या करता है, सफाई अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है। तो ये अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं और सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं। इस श्रेणी में एरिल एल्किल सल्फेट या सल्फोनेट के सोडियम लवण आते हैं। क्लियर। और ये अपमार्जक सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त भी किए जाते हैं। इनका शीर्ष भाग कैसा होता है, ऋणावेशित। जनरली हम जितने भी काम में लेते हैं वो सारे डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं, ऋणायनी अपमार्जक ही होते हैं। क्लियर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, सोडियम लॉरेल सल्फेट का। इसका ये भाग कैसा दिख रहा है अपने को, जो धुलाई करने वाला हिस्सा है वो ऋणायनी हिस्सा, इसलिए ये कैसा है, ऋणायनी अपमार्जक। ये किसका है बना हुआ, व्युत्पन्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका व्युत्पन्न है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। दूसरा क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पे एग्जाम्पल, सोडियम पैराडोटिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो सल्फोनेट यानी किसका व्युत्पन्न है ये, सल्फोनिक अम्ल का। किसका व्युत्पन्न है ये, सल्फोनिक अम्ल का। और ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, डिटर्जेंट की तरह। देखिए इसका स्ट्रक्चर आगे, ये देखो आपके ये है लॉरेल सल्फेट वाला, जो मार्केट के अंदर डिटर्जेंट्स की फॉर्म में अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है।
देखो यहाँ पे एनायनिक डिटर्जेंट की बात की अपन ने। एनायनिक डिटर्जेंट यानी कि आगे वाला हिस्सा जो सफाई में भाग ले रहा है वो कैसा है, इसका ऋणायनी हिस्सा है ना। और ये लंबी इसके अंदर श्रृंखला है जो कैसी है, वो आपके हाइड्रोफोबिक नेचर की है, यानी जल से दूर रहने वाली। और आगे वाला कैसा है, इसका आगे वाला जल स्नेही हिस्सा है। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हुआ, सोडियम लॉरेल सल्फेट का स्ट्रक्चर। और ये दूसरा वाला कौन सा है, सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है बेंजीन से, ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट हुआ। देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट आपको हर जगह मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे है सोडियम लॉरेल सल्फेट, क्योंकि ये डिटर्जेंट है, सफाई वगैरह करने का काम में आता है। तो देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट लगभग जितनी भी हमारे काम में आते हैं, जैसे टूथपेस्ट काम में आता है या और कोई सर्फ वगैरह होते हैं या साबुन वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट घटक के रूप में ये काम में आता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप चेक भी कर सकते हो, कह भी रखा है मैंने आपसे कितनी बार कि जब भी देखो किसी चीज़ को तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, धनायनी अपमार्जक कैटायनिक डिटर्जेंट्स। अब कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब जो आगे वाला सिरा इसके अंदर, या आप ये बोल दो कि इसके अंदर जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, यानी सफाई प्रक्रिया में जो भाग लेगा वो हिस्सा कैसा होगा, वो हिस्सा धनावेशित होगा। अब ये होते क्या है, तो ये एमिनो के चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। जब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4, तो नाइट्रोजन पर आवेश कैसा आ जाता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अमीनो के चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। और यहाँ पर अब क्योंकि देखो नाइट्रोजन के ऊपर आप किस चार्ज की बात कर रहे हो, प्लस चार्ज की, तो कोई ना कोई वहाँ पे XYZ वहाँ पे कोई ना कोई ऋणावेश तो होगा ही उसे संतुलित करने के लिए। अब ये कोई भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है। ये कोई भी ऋणायन जो होता है वो यहाँ पे इसके पास उपस्थित हो सकता है इसको संतुलित करने के लिए। तो इसके धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी तथा नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होगा, धनावेश होगा। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, धनायनी अपमार्जक। यानी कि सफाई वाली प्रक्रिया में कौन काम में आएगा, धनायन वाला भाग काम में आएगा। तो इन अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया धनायनी भाग द्वारा संपन्न होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि इन्हें प्रतीप साबुन, इन्वर्ट सोप भी कहते हैं, यानी कि साबुनों का उल्टा। अब इनको साबुनों का उल्टा या प्रतीप साबुन, इन्वर्ट सोप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा था कि साबुन में जो हिस्सा था वो ऋणायनी हिस्सा था जो क्या कर रहा था, सफाई की क्रिया कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ धनायन वाला जो भाग है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, सफाई क्रिया करने के लिए कार्य कर रहा है। तो हो गए ना दोनों उल्टे, एक तरफ ऋणायन कर रहा है और दूसरी तरफ कौन कर रहा है, धनायन। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, प्रतीप साबुन या उल्टे साबुन भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। तो धनायनी अपमार्जक क्या होगा, जिसमें अपमार्जन की क्रिया धनायनी भाग द्वारा की जाएगी। आगे देखो, ये इसका एग्जाम्पल है सेटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और अमोनियम चतुष्क लवण बना हुआ है। यहाँ पे क्लोराइड क्या है, ये इसको कवर कर रहा है या इसको संतुलित करने का कार्य कर रहा है। ऐसे यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर, ब्रोमाइड क्या है, संतुलित कर रहा है इसको, और ये हमारा क्या बना हुआ है, चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, धनायनी अपमार्जक की तरह। और जिसका धनायन वाला हिस्सा होगा वो ही किसकी तरह कार्य करेगा, सफाई की अभिक्रिया में भाग लेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो धनायनी अपमार्जक क्लियर हो गया सबसे। चलिए अब बचता है तीसरा टाइप इसका। इससे पहले इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते एक दो। देखो मार्केट के अंदर अलग अलग डिटर्जेंट्स मिलते हैं जो कैटायनिक होते हैं, तो ये कैटायनिक स्ट्रक्चर हो गए इनके। अब यहाँ देखिए ट्राईमेथिल हेक्साडेकिल अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या है, ये भी एक धनायनी अपमार्जक है और इस तरह से इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये आपके धनायनी अपमार्जक के एग्जाम्पल्स हुए जिसके अंदर क्या होगा, धनायन वाला हिस्सा अभिक्रिया करेगा या क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर भाग लेगा। नेक्स्ट क्या है, अनआयनिक अपमार्जक। अनआयनिक मतलब कोई आयन नहीं होगा, नॉन आयनिक, उदासीन है ये, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक प्रकार के अपमार्जक होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, उदासीन अणु होते हैं और इनमें अपमार्जन क्रिया के लिए आवश्यक जो जल स्नेही सिरा होता है वहाँ पर कोई भी आवेश नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये एक बहुक्रियात्मक समूह होता है जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा जल में विलय हो जाता है। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा।
ये देखो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। तो क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये किसी और विद्युत ऋणी की तरफ आकर्षित हो सकता है, यानी इसीलिए ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो हाइड्रोजन बंध बना करके ही ये क्या करेगा, आपका जल में से जो भी आपके कपड़ा होगा उसमें से अशुद्धियों को हटाने का कार्य करेगा। यानी आप ये बोल दो इसकी कि भाई ये क्या करता है, सफाई की प्रक्रिया इस प्रकार से करता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये उच्च अणुभार वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों के एस्टर भी हो सकते हैं। तो ये उच्च अणुभार वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों के क्या हो सकते हैं, एस्टर। ये देखो यहाँ पे आर लगा है और ये क्या है, ये एस्टर इकाई दिखती है अपने को। एस्टर कैसे पहचानते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। तो ये वाला समूह कैसा है, ये वाला समूह आपका आर वाला समूह एक और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एस्टर वाला ग्रुप बता रहा है, ठीक है। जैसे पेंटा एरिथ्रिटॉल मोनो एल्केनोएट, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये भी एक तरीका क्या है, अपमार्जक है, लेकिन कौन सा वाला, अनआयनिक। तो पेंटा एरिथ्रिटॉल मोनो एल्केनोएट भी क्या है, अनआयनिक अपमार्जक। ये देखो कैसे दिखते हैं आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, इस तरह के होते हैं। लिक्विड जनरली जितने भी होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन फिर उनको क्या कर देते हैं हम, फिर उसके बाद में हम उनको जो भी होता है उनका सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे अब है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, तो पेंटा एरिथ्रिटिल पामिटेट, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, जिसमें यहाँ पे कौन सी इकाई दिख रही है, एस्टर। तो क्रियात्मक समूह पहचान में आ गया, ये एस्टर है और ये इस तरीके से पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। तो ये कौन सा भाग हुआ, देखो ये वाला पूरा भाग इसका कैसा है, नॉन पोलर, और ये वाला हिस्सा कैसा है, पोलर। तो पोलर हिस्सा क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाने का कार्य करेगा और इस प्रकार से जल के अंदर घुलनशील हो जाता है। क्लियर। तो किसकी बात हुई है हमारी, जितने भी अपमार्जक के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। साबुन भी सफाई का ही काम कर रहे हैं, अपमार्जक भी सफाई का काम कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर। तो इनके एक एक डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला डिफरेंस तो दोनों के बीच में क्या है कि साबुन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बने लवण होते हैं, और क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हैं, तो देखो जब इस लवण का जलपघटन होगा तो यहाँ पे वापस क्या मिलेगा, एक दुर्बल अम्ल मिलेगा और एक प्रबल क्षार मिलेगा। अब दोनों में से प्रबल कौन है, क्षार, इसलिए विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बने लवण होते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का, और वो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जबकि अपमार्जकों में क्या है, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बने लवण होते हैं, यानी जब इसका जलपघटन हो भी जाएगा तो क्या बनेगा, एक तो प्रबल अम्ल बनेगा और एक प्रबल क्षार बनेगा। तो विलयन की प्रकृति कैसी रहेगी, उदासीन, और इसलिए ये कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जलीय विलयन उदासीन प्रकृति का होता है और कपड़ों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यानी पहला डिफरेंस तो किसका हो गया दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर का। पहला तो किसका डिफरेंस हो गया, इनके स्ट्रक्चर का। अब देखो दूसरा डिफरेंस कि साबुन कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और इसीलिए कपड़ों को अधिक मात्रा में हम जल के साथ बार बार खंगालते हैं। जैसे कि साबुन कैसा दिखेगा, चिकना चिकना सा होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो उसको कपड़ों को जब साफ़ किया जाता है तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, जल के साथ 2 से 3 बार या ज़्यादा बार हमें उसको खंगालना पड़ता है, और इसलिए ये कपड़े की रेशों को और रंग को भी क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। लेकिन अपमार्जक क्या होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति उदासीन होती है, इसलिए ये 1 या 2 बार खंगालने पर ही तो साफ़ हो जाएंगे। दूसरा, रेशों को और रंग को ख़राब भी नहीं करेंगे। तो साबुन से बेटर कौन हुआ, फिर डिटर्जेंट हुआ, क्योंकि साबुन कपड़ों को ख़राब कर रहे हैं, उनके रंग और रेशों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि अपमार्जक ऐसा नहीं करते। तो दूसरा डिफरेंस किसका हुआ, इनकी सफाई करने के तरीके का, कि ये कपड़े को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। अगला क्या है, अगला है कि ये कठोर जल में अपमार्जन की क्रिया नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाते, साबुन। केवल मृदु जल में ही अपमार्जन की क्रिया कर पाते हैं। यानी कि हमने ये चीज़ पढ़ी है पहले कि भाई साबुन जो होता है वो कठोर जल के अंदर अपमार्जन की क्रिया नहीं करता, या सफाई की क्रिया नहीं करता, या आप कह सकते हैं झाग नहीं देता, सब एक ही चीज़ है हमारे लिए। तो ये कठोर जल में अपमार्जन की क्रिया नहीं कर पाता, केवल कहाँ करता है, मृदु जल में करता है। लेकिन अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के ही जल में क्या करते हैं, अपमार्जन क्रिया। डिटर्जेंट, चाहे आप कठोर पानी ले लो, खारा पानी ले लो, चाहे मीठा पानी ले लो, किसी भी प्रकार का जल हो, उसमें क्या कर देंगे, सफाई की क्रिया करेंगे। ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या होता है कि इनकी सहायता से कठोर जल को मृदु नहीं बनाया जा सकता। किन की सहायता से, साबुन की सहायता से।
कठोर जल को मृदु नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अपमार्जनों की सहायता से कठोर जल को मृदु बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं? जब इन्हें पॉलीफॉस्फेटों के साथ मिलाया जाता है तो ये आयनों के साथ क्या करते हैं, जटिल यौगिक बना लेते हैं और पेंदे पर बैठ जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं। जब जटिल आयन बना लेंगे, जटिल यौगिक बना करके पेंदे पर बैठ जाएंगे तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मृदु जल हो जाएगा और उसको हम छान करके वहाँ से अलग कर लेंगे। इस प्रकार से क्या हो जाता है, डिटर्जेंट जो होते हैं उनसे हम जल को मृदु बना सकते हैं। फिर आता है कौन सा डिफरेंस, कि पांचवा डिफरेंस क्या कहता है कि इनका उपयोग स्नेहकों के साथ नहीं कर सकते। देखो, जब बहुत ज़्यादा ग्रीस वगैरह कपड़ों पे लगी होती है या आप देखते हैं तेल वगैरह चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है तो साबुन वहाँ पर जो होता है अपनी क्रिया नहीं करता है। लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं ये स्नेहकों के साथ में भी उपयोग में लिए जा सकते हैं, यानी कि स्नेहकों के साथ में भी क्या कर देते हैं, अपना क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं और कपड़ों को साफ भी कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ डिफरेंसेस भी थे आपके साबुन और अपमार्जकों के। अब यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों कठोर जल में जो साबुन होता है वो अपमार्जन की क्रिया नहीं करता। सवाल समझ में आया? सबसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा है कि क्यों कठोर जल के अंदर साबुन अपमार्जन की क्रिया नहीं करता है। आज बैठ करके इस सवाल को अच्छे से सोचना और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो अगली क्लास के अंदर आपको मैं इसका आंसर बता दूँगी। ओके, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।